हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेज में आपका फिर स्वागत है। और आज हम चर्चा करते हैं वैदिक सभ्यता की क्लास में विवाह के बारे में कि इस सभ्यता से संबंधित जो वैवाहिक जीवन था या विवाह जो था वो कैसा था। विवाह स्थिति, ठीक है। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद का 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में विवाह सूक्त है। क्या है? विवाह सूक्त है, ठीक है। क्या है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में विवाह सूक्त है, जिसमें वैदिक विवाह रीति रिवाजों का ज्ञान होता है। इस विवाह सूक्त से वैदिक विवाह रीति रिवाजों का ज्ञान मिलता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है? वैदिक विवाह रीति रिवाजों का ज्ञान मिलता है। वैदिक विवाह की जो रीति रिवाज थी उनके बारे में जानकारी मिलती है। किससे? ऋग्वेद के जो 10वें मंडल में विवाह सूक्त है उससे, ठीक है मित्रों। इस काल की जो प्रमुख विशेषता रही है वो ये थी कि इस काल में बाल विवाह नहीं होते थे। क्या नहीं होते थे? बाल विवाह नहीं होते थे, ठीक है। जो वैदिक काल था या वैदिक सभ्यता में बाल विवाह नहीं होते थे, तथा विवाह की उम्र 16 और 17 वर्ष फिक्स थी, निर्धारित थी। 16-17 वर्ष निर्धारित थी, ठीक है मित्रों। यानी इस काल में जो विवाह की उम्र थी वो 16 और या 17 वर्ष थी, ठीक है। स्वयंवर प्रथा प्रचलन में थी। इस समय स्वयंवर किए जाते थे। स्वयंवर, इस समय जो वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक सभ्यता में विवाह सूक्त में विवाह के रीति रिवाजों और वैवाहिक जो स्थिति थी उस स्थिति के बारे में पता चलता है। और इस काल में या वैवाहिक इस वैदिक सभ्यता में स्वयंवर प्रथा प्रचलन में थी, ठीक है। प्रचलन में थी, ठीक है मित्रों। तो ये वैदिक सभ्यता की वैवाहिक स्थिति थी, जिसमें इसके लिए एक अलग से ही एक विषय सेट किया गया। ऋग्वेद में 10वें मंडल में एक विवाह सूक्त है, और इस विवाह सूक्त के माध्यम से ही वैदिक सभ्यता में जो वैवाहिक कार्यक्रम किया जाता था, ये जो 15वां संस्कार होता था, वैवाहिक संस्कार, विवाह संस्कार, ये संस्कार पूरा होता था। विधवा विवाह का उल्लेख इस समय, यानी विधवा विवाह भी किए जाते थे। विधवा विवाह का उल्लेख अर्थवेद में प्राप्त होता है। किस में प्राप्त होता है? अर्थवेद में प्राप्त होता है या मिलता है। किसका उल्लेख? विधवा विवाह का उल्लेख। किसका उल्लेख? विधवा विवाह का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब इस काल में या वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह किए जाते थे। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाह किए जाते थे। वैदिक काल में कुल कितने विवाह होते, कितने प्रकार के विवाह थे प्रचलन में थे? 8 प्रकार के विवाह प्रचलन में थे, और इन 8 प्रकारों के विवाहों को हम अब इस क्लास में देखेंगे, ठीक है मित्रों। तो ऋग्वेद से संबंधित जो वैवाहिक स्थिति थी, विवाह की जो कैसे विवाह किए जाते थे, इन सब की जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक विवाह सूक्त
है उस सूक्त में इनकी जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैदिक सभ्यता पर आधारित जो विवाह 8 प्रकार के होते थे इस वैदिक काल में, उनमें से सबसे पहले देखते हैं हम ब्रह्म विवाह। किसको देखते हैं? ब्रह्म विवाह। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इस ब्रह्म विवाह में क्या होता था। ठीक है, इस काल का सबसे उत्तम विवाह का तरीका था ये, सबसे उत्तम विवाह का तरीका था। ठीक है, यानी इस वैदिक काल में सबसे उत्तम विवाह कौन सा माना जाता था? ब्रह्म विवाह माना जाता था। इसमें पिता उत्तम सजातीय योग्य वर को, इसमें वधु का पिता उत्तम सजातीय यानी अपनी जाति का सजातीय वर को आमंत्रित करता था, वर को आमंत्रित करता था और आमंत्रित कर धार्मिक विधि से धार्मिक विधि से अपनी कन्या के विवाह करता था। अपनी कन्या का विवाह करता था। ठीक है, ये कहलाता था ब्रह्म विवाह। ये विवाह का सबसे उत्तम तरीका था। इसमें पिता अपने सजातीय यानी अपनी जाति के उत्तम वर को ढूंढता था और उसे आमंत्रित कर धार्मिक विधि के द्वारा अपनी कन्या का विवाह उससे करता था। ठीक है, दूसरा विवाह था देवी विवाह। देव विवाह क्या था? देव विवाह था। इस प्रकार के विवाह में कन्या पक्ष के द्वारा इस विवाह के द्वारा कन्या पक्ष को कन्या पक्ष के द्वारा कन्या को वस्त्र व आभूषण देकर यज्ञ द्वारा कन्या को वस्त्र व आभूषण देकर यज्ञ कराने वाले पुरोहित को दान कर दिया जाता था। ठीक है, ये विवाह कौन सा कहलाता था? देव विवाह कहलाता था। देव विवाह क्या था? इस विवाह में कन्या पक्ष यानी जो वधु पक्ष होता था, कन्या पक्ष जो होता था, वो अपनी कन्या को वस्त्र या आभूषण देकर जो पुरोहित यज्ञ कराता था उसको दान में दे देते थे। किसको? कन्या को। ये विवाह कहलाता था देव विवाह। क्या कहलाता था? देव विवाह कहलाता था। ठीक है मित्रों, इसके बाद जो तीसरा विवाह है वो तीसरा विवाह है आर्ष विवाह। क्या है? आर्ष विवाह। तीसरा विवाह आर्ष विवाह है। और इस आर्ष विवाह में क्या होता है ये देखते हैं हम। आर्ष विवाह, इस आर्ष विवाह में क्या होता था?
इस प्रकार के विवाह में कन्या पक्ष वर पक्ष को एक या दो गाय धार्मिक इस विवाह में कन्या पक्ष वर पक्ष को एक या दो गायें धार्मिक कृत्यों हेतु धार्मिक कार्यों के लिए कन्या पक्ष वर पक्ष से किससे वर पक्ष से यानी इस विवाह में वर पक्ष से कार्यों के लिए लेकर कन्या का दान करते थे। ठीक है मित्रों, यानी आर्ष विवाह क्या था? इस विवाह में कन्या पक्ष जिनके लड़की होती थी यानी कन्या पक्ष वर पक्ष से जिसके साथ रिश्ता तय हुआ है, शादी विवाह करना फिक्स हुआ है, तय हुआ है, उस वर पक्ष से एक या दो गायें लेकर ये गायें धार्मिक कार्यों के लिए ली जाती थी। किसके लिए ली जाती थी? धार्मिक कार्यों के लिए ली जाती थी। और ये गायों को लेकर फिर उस वर पक्ष को यानी वर पक्ष गाय किससे ली जाती थी? वर पक्ष से। किससे ली जाती थी? वर पक्ष से ली जाती थी। कौन से विवाह में? आर्ष विवाह में। कौन से विवाह में? आर्ष विवाह में वर पक्ष से गायें ली जाती थी और गायों को लेकर फिर कन्या को दान दे दिया जाता था। जिस वर से गायें ली गई हैं उसी वर को कन्या दान में दे दी जाती थी। चौथा है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, ठीक है, प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में वर पक्ष कन्या के पिता से कन्या को मांगता था। इस प्रकार के विवाह में वर पक्ष कन्या के पिता से कन्या मांगता था। ठीक है, मांगता था। यह कहलाता था प्रजापत्य विवाह। क्या कहलाता था? प्रजापत्य विवाह कहलाता था, जिसमें वर पक्ष कन्या पक्ष के पिता से कन्या मांगता था। ठीक है। पांचवा था आसुरी विवाह। क्या था? आसुरी विवाह। और इस आसुरी विवाह में क्या किया होता था? पुरुष कन्या के माता पिता को धन देकर कन्या को प्राप्त करता था। ठीक है, ये विवाह कौन सा विवाह कहलाता था? आसुरी विवाह कहलाता था। कौन सा विवाह कहलाता था मित्रों? आसुरी विवाह कहलाता था। और इस विवाह में क्या होता था कि जो धनिक लोग होते थे या कन्या के माता पिता को कुछ धन देकर कन्या ली जाती थी या कन्या प्राप्त की जाती थी। इस विवाह को आसुरी विवाह कहते थे। और इस विवाह का कहीं ना कहीं ये जो एक हमारे वर्तमान में इस युग में इसको एक क्रूति के रूप में माना गया है, और जो आज का लगभग गरीब परिवारों में ये आज भी प्रचलन में है। आसुरी विवाह के बाद गंधर्व विवाह कौन सा आता है? गंधर्व विवाह। ठीक है, और इस गंधर्व विवाह में होता था कि इसमें जिस
इस गंधर्व विवाह में स्त्री पुरुष परस्पर निश्चय कर एक दूसरे के साथ गमन करते थे। इसमें स्त्री पुरुष परस्पर निश्चय करके एक दूसरे के साथ गमन करते थे यह विवाह प्रारूपी गंधर्व विवाह कहलाता था। यानी इस विवाह में क्या होता था, स्त्री पुरुष परस्पर निश्चय करके एक दूसरे के साथ गमन करते थे या चाहते थे, इसे ही गंधर्व विवाह कहा जाता है। और माना ऐसा इतिहास में माना जाता है, इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री कन्नौज संयोगिता के साथ गंधर्व विवाह किया था। यानी उसको लेकर कहाँ गया था, अजमेर लेकर आ गया था। तो इस प्रकार के विवाह को क्या कहा जाता था, गंधर्व विवाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था मित्रों, गंधर्व विवाह कहा जाता था। और गंधर्व विवाह के बाद जो वैदिक काल में का विवाह था वो था पिशाच विवाह। कौन सा था, पिशाच विवाह। और इस पिशाच विवाह में क्या होता था कि सोई हुई पागल कन्या के साथ मैथुना करके सोई हुई पागल कन्या के साथ मैथुना करके, मैथुन या जबरदस्ती करके, सोई हुई पागल कन्या के साथ मैथुन या जबरदस्ती करना पिशाच विवाह कहलाता था। क्या कहलाता था, करना, जबरदस्ती करना या मैथुन करना पिशाच विवाह कहलाता था। ठीक है मित्रों, ये कौन सा विवाह था, पिशाच विवाह कहलाता था। यानी इसमें जो ऐसी कन्या जो जो कम दिमाग की होती थी या पागल जिनको कहा जाता था, उनके साथ पुरुष के द्वारा जबरदस्ती की जाती थी और इस प्रकार के विवाह को पिशाच विवाह कहा जाता था। 8वां विवाह था राक्षस विवाह। कौन सा था, राक्षस विवाह। और इस विवाह में होता था रोती बिलखती हुई कन्या का बलपूर्वक अपहरण कर किया गया विवाह। यानी बलपूर्वक किया गया विवाह क्या कहलाता था, किया गया विवाह क्या कहलाता था मित्रों, राक्षस विवाह कहलाता था। क्या कहलाता था, राक्षस विवाह कहलाता था। ठीक है, कौन सा विवाह कहलाता था, राक्षस विवाह कहलाता था। यानी रोती बिलखती हुई कन्या को उठाकर ले जाना और उसके साथ विवाह करना, ये क्या कहलाता था, कौन सा विवाह कहलाता था, राक्षस विवाह कहलाता था। तो मित्रों ये थी वैदिक काल में या वैदिक सभ्यता में विवाह की स्थिति या वैवाहिक जीवन था, जिसमें 8 प्रकार के विवाह होते थे, जो मैंने आपको इस क्लास के माध्यम से बताए हैं। जरूर है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।